नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बीएलएड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले साल पूछे गए हैं और अगले साल पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे जो है सेगमेंट यहाँ पे बांटा गया है। पहला जो खंड में वो आपको हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर से पूछा जाएगा पहले खंड में। दूसरे खंड में जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहता है। तीसरे खंड में जो है वो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के और कुछ मैथ्स के। ठीक है, तो रीजनिंग मैथ्स ये 3 खंड जो है डिफाइन किया गया है जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं बार बार आपको यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से जो है वीडियो बना रखा है जो भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशन है। हालांकि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में जो है हम यहाँ पे एक लाइव वीडियो हैं जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अपने माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, और उसका आंसर हम यहाँ पे 2-3 लोग यहाँ पे सर होंगे जो कि कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको वो डेफिनेटली कुछ ऐसे सजेशन देंगे। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज से लेकर रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी, बीएलएड से या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होगी तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे एक हफ्ते के अंतर्गत हम यहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है, आपकी डिमांड आएगी तो हम यहाँ पे तुरंत ही जो है उन लोगों को बुला करके जो भी आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है आप वहाँ पे उनके माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसके बियॉन्ड बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है, बहुत हाइपर आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, बड़े आसानी से पेपर हो जाना है। क्योंकि मैं 3rd ईयर का खुद स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर मेरा इस बार है। ठीक है, और इस बार मैं 3rd ईयर में जाऊँगा, तो 1 साल मुझे और 2 साल मुझे और करने हैं, इसके बाद मेरा बीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ में मेरे कुछ सीनियर भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं। तो जो भी जानकारी चाहिए होगी कॉलेज से रिलेटेड मैं आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। हालांकि मैंने पिछले साल वीडियो में सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ। हालांकि मेरा 2 मिनट पहले ही टाइम वेस्ट हो चुका है आपका। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर से यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चन जो है सेगमेंट यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको बियॉन्ड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बड़े आसान पेपर होते हैं, इस चीज़ को आपके यहाँ पे ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ऐसा भी नहीं हो जाएगा तो बड़े आसानी से। देखिए आपको एडमिशन तो हो ही जाना है, इसका चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन आपके अगर नंबर अच्छे रहेंगे तो काउंसलिंग के दौरान आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे। अदरवाइज़ बाद में बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, कुछ ही नंबर। पहला क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन 1 to 5 पर लेते हैं कि सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर विल बी डी। देखिए, आवर लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड। ठीक है, ऑन लास्ट संडे यहाँ पे लिखा गया है तो ऑन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा है दूसरा नंबर, आई लाइक द पोइट्रीज EIES नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑफ बायट्रोन एंड शेले। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला हमारा तीसरा नंबर है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है गड़बड़ी है। ठीक है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, एज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड। अनलेस के साथ में आपको पता ही होगा। ठीक है, यू कैन नॉट पास, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अगला हमारा है 5वां नंबर, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ द यहाँ पे होगा। ठीक है, स्टाफ के साथ में भी आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हमारा गलत हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 6 to 10 हम देख लेते हैं कि 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स एंड फ्रेजेस अंडरलाइंड in the sentences, choose one alternate which is best express the meaning of the idiom and phrase। ठीक है, तो आपको idiom and phrase को यहाँ पे जो बेस्ट एक्सप्रेशन देता है उसको आपको डिफाइन करना है। टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या होता है, अ प्रोफिशिएस्ट इन लिटरेरी आर्ट। ठीक है, यानी वो पढ़ने लिखने में क्या थे, वो निपुण थे। ठीक है, तो अ मैन ऑफ लेटर्स। द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्कैप गोट्स बाय देयर सुपीरियर। मतलब क्या होता है, स्कैप गोट से यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, स्कैपी गोट से मतलब पनिशेस फॉर अदर्स
मिसडीम मतलब किसी अन्य का जो है किया हुआ कार्य के लिए हमें दंडित किया जाता है, ठीक है। यानी गलती कोई और करता है और यहाँ पे जो है दंड किसी और को मिलता है, तो यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया है स्कैपीगोट्स का मतलब यही होता है, ठीक है। हिज फ्रेंड बीट द बॉय टू पे ऑफ ओला स्कोर्स, यानी टू टेक रेवेन्यू, टू टेक रेवेन्यू इसका अर्थ होगा। पे ऑफ ओला स्कोर्स मतलब क्या होता है, टू टेक रेवेन्यू। अगला हमारा है इट वॉज अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है, मतलब अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, मतलब कि यादगार दिन जिसे हम कहते हैं। अगला हमारा है चैतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, मतलब वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव मतलब क्या होता है कि मतलब अपने आप को वो खुले रूप में व्यक्त करता है। अगला हमारा डायरेक्शन देख लेते हैं, 11 से 15 तक यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज़ वन विच इज़ ए बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे देखिए ट्रिमिंग का अर्थ क्या होता है, कटिंग करना, ठीक है। दाढ़ी ट्रिमिंग करते हैं ना, उसको कहते हैं कटिंग करना। पेस्टर का अर्थ क्या होता है, एनॉय, ठीक है। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, सिनोनिम्स। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, मतलब अलग, ठीक है। सेवर मतलब टेस्ट होता है, और रिवाल्ड मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। अगला हमारा है कंप्लीटेड मतलब जिससे हमारा कंपटीशन है। अगला हमारा डायरेक्शन है 16 से 20 तक, चूज़ वन द अपोजिट मीनिंग, यहाँ पे आपको अपोजिट चुनना है। वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली। ऑक्यूपाई मतलब भी होता है खाली। मर्ज मतलब क्या होता है, मिला देना, ठीक है। और इस तरीके से प्लेंटीफुल भी मतलब होता है मिला देना। प्रोफेशनल मतलब होता है, ठीक है। एमेच्योर मतलब कि उस क्षेत्र में क्या होता है, निपुण होना। स्कैर्सिटी होता है मतलब प्लेंटी मतलब शांत होता है, ठीक है। देखिए वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली होता है। ऑक्यूपाई मतलब भरा हुआ, ठीक है। मर्ज मतलब क्या होता है, मिला देना। और प्लेंटीफुल मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है। और प्रोफेशनल मतलब क्या होता है कि उस क्षेत्र में आप अव्वल हैं, ठीक है। अमेच्योर मतलब क्या होता है कि आप अभी इमेच्योर हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत खूब मात्रा में। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, कम मात्रा में, ठीक है। स्टेल मतलब बासी, और फ्रेश मतलब ताज़ा, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगला डायरेक्शन हमारा 21 से 25 दिया गया है। सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternatives out of 4. We have talked a lot. Not let us get down to work. The lifeguard would not let the children swim at the deep end of the pool. इसी तरीके से हमारा 23 है। The audience watched the performs their act. The explosions that wrecked the bus killed 12 people. अगला हमारा 25 नंबर है कि there was some discrepancy मतलब क्या होता है, विसंगति, ठीक है। विसंगति जो है बिटवीन द मेंबर वर्जन एंड द कमेटी वर्जन, ठीक है। विसंगति थी, ठीक है, मतलब उनमें क्या था, डिफरेंस था, अलग अलग थे, मत थे उनके। इस तरीके से हमारा जो है ये सेगमेंट समाप्त होता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए आयन प्रत्यय, तो जो प्रत्यय मतलब क्या होता है, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग मतलब जो आगे की तरफ लगे, प्रत्यय मतलब जो पीछे की तरफ लगे। तो नारायण में क्या हो जाएगा, आयन जो है प्रत्यय, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5-7 की लड़की एक जने का बोझ, लोकोक्ति का क्या उदाहरण है, तो मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो यहाँ पे 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, माफ़ कीजिएगा, 5-7 की लकड़ी, ठीक है, एक जने का बोझ, मतलब अगर उसको गट्ठर बना लिया जाए तो एक जने का बोझ हो जाता है, बोझ के बराबर है। तो 20 हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तीसरा है कि सत चयन का संधि विच्छेद है, तो सत प्लस चयन, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का। और ये रिक्शा किस भाषा की शब्द है, तो रिक्शा जो है वो जापानी भाषा शब्द लिया गया है, ठीक है।
अगला इसी प्रकार से हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए आयोजित, आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आयोजित नहीं होगा, आयोजित होगा, ठीक है। अगर आप चारों देखिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया तो गलती होने के चांसेस बहुत कम ही हैं, लेकिन अगर फिर भी इस वजह से मैं चारों ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से, तो आप लोग उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप यहाँ पे प्रश्न को समझ सकते हैं। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है। देखिए कनक मतलब क्या होता है, धतूरा, सोना या नागेश्वर, ये तीनों जो है अर्थ हैं कनक के, जबकि चंद्रमा यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे नहीं है पर ज़्यादा फोकस आप दीजिएगा। 8वां नंबर है साकेत के रचनाकार कौन है। तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। वही 9वां प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो प्राकृत भाषा थी, इसी का विकास होकर बाद में संस्कृत के रूप में ये जो है परिवर्तित हो गई। पीपर पात सरिस मंडोला का अर्थ क्या है। ये पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो पीपर की पत्ती की तरह जो है हमारा मन भी क्या होता है, डोलता है, के समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे राम के चरण कमल हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मान लिया गया है, समानता व्यक्त नहीं की गई है। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है। तो पानी का अर्थ क्या है, व्यर्थ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि बातों को प्रचारित करना, ठीक है। अगला नंबर है 15 नंबर की कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी कल्पना का विपरीत शब्द कौन सा है। तो यथार्थ। कल्पना क्या होता है, इमेजिनेशन, यथार्थ मतलब जो अभी है, ठीक है, रियलिटी। आप भले आएँ, इस वाक्य में भले क्या है, क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, इस वजह से क्रिया विशेषण हो जाएगा। तरीका कौन, तो नौका, ठीक है। इस तरीके से अगला है उज्ज्वल शब्द का उज्ज्वल शुद्ध रूप क्या है। तो उ और यहाँ पर ज जो होगा, एक बार आधा ज, फिर पूरा ज, फिर व, फिर ल, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको करना है। तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से 20वां प्रश्न है कि आगे, फिर स्लैश है, डैश है, इसमें आपको भरना है। आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, सभी जानते होंगे। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा लिखना, ठीक है। इसी तरीके से 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं, ठीक है। तत्सम मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से लिया गया शब्द होता है। तद्भव क्या होता है, जो देशज भाषा होती है, यानी हम जिसे आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है तो आम्र यानी आम होता है, तो आम्र यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक है। इस तरीके से क वर्ण होता है, च वर्ण होते हैं, ठीक है, ये वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला हमारा है क च ट प, कचोटता प्यार, ठीक है। क च ट प य र, ठीक है, कचोटता प्यार। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो कौवा, कोयल और कुत्ता, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। और 25 नंबर है हमारा आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आलस्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सामान्य जागरूकता था, जीके जीएस का प्रश्न आता है यहाँ पे। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बिहू नृत्य जो है इनमें से किस राज्य से संबंधित है, असम से। आनुवांशिकता का नियम दिया था, मेंडल ने दिया था आनुवांशिकता का नियम। और निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। तो शुक्र व बुध। एनीमोमीटर क्या मापने क्या काम आता है। तो पवन का वेग, एनीमोमीटर की सहायता से पवन का वेग मापा जाता है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो यवन शासकों ने, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है शिक्षा से। और भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो सलीमुल्लाह खां। अगला हमारा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष। देखिए दूर में द, अगर दूर दृष्टि दोष में पूछता है तो द में उ की मात्रा है, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। नी क्या हो जाएगा, ठीक इसको उल्टा नी मतलब अर्थात अवतल लेंस, ठीक है। द में उ की मात्रा है उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि दोष अगर आपको है तो वहाँ पे आपको उत्तल लेंस
दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं साफ। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। बगलिहार परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? वो बेसिकली फेनेसिल क्लोराइड होती है। इसी तरीके से अगला हमारा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 21A। ये संविधान जो है 21A कब जोड़ा गया संविधान में, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आप डेफिनेटली इसको बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है WW का फुल फॉर्म क्या है? WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर की मनुष्य का लार में उपस्थित एंजाइम होता है टाइलिन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से 16 प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसी तरीके से 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से है। इसी तरीके से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो लंबी दूरी के मापन के लिए, यहाँ पे ग्रहों के बीच में, दो ग्रहों के बीच में मान लीजिएगा आपको नापना है तो वो दूरी इसका मापक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, इकाई है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? बलसावे संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप डेफिनेटली आप इसको बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो गन्ना फसल के लिए। पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा, हर वर्ष जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नारी दिवस आपको कब मार्च में या फिर कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, महिला दिवस या फिर नारी दिवस। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? तो दिष्टकारी यंत्र। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ईट पर नाच। ठीक है, जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो है किसने खोज की थी? ट से मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, प से प्रोटॉन हो गया, र से रदरफोर्ड हो गया, न से न्यूट्रॉन हो गया, च से चैडविक हो गया। ठीक है, जे थॉमसन, माफ़ कीजिएगा, थॉमसन ही होंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न जो है समाप्त होता है। अगला हमारा खंड देख लीजिए। खंड को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका रीजनिंग के प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता के। ठीक है, इसको अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा है LMNSR एक गोलाकार घेरे में इस प्रकार खड़े हैं कि यस खड़ा है एन के दाहिने ओर, यानी यस किसके दाहिने ओर खड़ा है? एन के। तब एन का दाहिना कौन होगा? तो मान लीजिए SN। ठीक है, अब एन का ये दाहिना हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि यल खड़ा है R और S के बीच में, L खड़ा है R और S के बीच में। ठीक है, यहाँ पे R हो गया, तो यानी L बीच में खड़ा हो गया और R S। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि M के बाएं कौन है? तो डेफिनेटली इसके बाद M ही होगा जो बचता है। तो M के बाएं कौन है? तो M के बाएं हो जाएगा R। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लग सकते हैं, जो कि मैंने आई थिंक इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, दाहिनी और बावां अक्षर आप यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एन के बाद 13वां जो है अगर शब्द देखेंगे जड आएगा। ठीक है, 13वें शब्द पर, तो इस वजह से 13वां शब्द जो होगा वो ए होगा। इस तरीके से अगला हमारा पूछा गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों को क्रमवार पूर्ण करेगा? देखिए, KL और यहाँ पे फिर M हो जाएगा, फिर KLM KLM KLM, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 M यहाँ पे भराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी फिट नहीं बैठता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हैं। अगला है 49 64 81
100, 122, 144, 169। संख्या श्रेणी में एक पद गलत है, उसे छांटना है आपको। देखिए 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81 है। 10 का स्क्वायर 100 है। और 11 की स्क्वायर 121 होगा। और 12 की स्क्वायर 144 और 13 की स्क्वायर 169। तो यहाँ पे 122 लिखा है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, 121 होना चाहिए था। इस वजह से ये पद आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा है कि यदि इलेक्शन को HOHFWLR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिलेक्शन को क्या लिखा जाएगा। अब आपको कई बार क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े से दिमाग में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, या तो एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से सेम होते हैं और एक ऑप्शन जो होता है वो डिफरेंस होता है। दूसरा क्या मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है आप प्रश्न को देखिए और उसके कुछ की टर्म्स होते हैं उसको फाइंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन में अगर आप लास्ट 4 डिजिट देखेंगे, ठीक है, तो CTION को लिखा गया है FWLQ। तो देखिए FWLQ अगर लास्ट में होता है, क्योंकि CTION इसमें भी है और CTION इसमें भी है, तो लास्ट में FWLRQ जो है एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन बी है हमारा। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसी तरीके से अगला है A भाई है, A B का भाई है, ठीक है, C B का पिता है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। A जो है, मान लीजिए A इज़ अ ब्रो ऑफ, यहाँ पे मैं ब्रो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये किसका भाई है, B का, ठीक है। अब यहाँ पे C जो है B का पिता है, यानी जो C है ये फादर है किसका, B का। अब D जो है वो C का पिता है, यानी इसका भी पिता कौन हो गया, D हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि बताइए D का A से क्या संबंध है। अब D यहाँ पे लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पापा यानी ये इसका दादा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दादे और पोते का संबंध हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा है इसी तरीके से कि देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि PQR शिक्षक है, सही बात है, और PRS इंजीनियर है, सही बात है, और RST वकील है, सही बात है, PQST ईमानदार है। तो कौन शिक्षक इंजीनियर है और ईमानदार भी हैं। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन शिक्षक, तो डेफिनेटली इसमें PQR में से एक तो होगा ही। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि इंजीनियर भी हों, तो यहाँ पे P और R यहाँ पे 2 होते हैं, चलिए ठीक, 2 को लेके चल रहे हैं। अब ईमानदार भी हों, तो ईमानदार में अगर आप देखेंगे तो R यहाँ पे हट गया है, सिर्फ P ही बचा है। यानी तीनों में 1, 2 और तीनों ग्रुप में सिर्फ कॉमन कौन सा है, तो P कॉमन है। इस वजह से हमारा ऑप्शन P जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, कांच में घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, कांच में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रतिबिंब में घड़ी में 3:15 बचा है। मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, ये हमारा जो है सुई है, 3:15 यानी दोनों सुइयाँ जो हैं एक 0 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगी। अब घड़ी बताइए कि उस समय जो है जो प्रतिबिंब उसका बन रहा है उसमें कितना बज रहा होगा, तो वो 8:45 बज रहा होगा, ठीक है। तभी जो है क्योंकि 9 पे वो सुई आ रही होगी और जो है मिनट वाली सुई जो है वो 9 पे होगी, तो 9 बजने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे 8:45 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा है, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निर्देश पढ़ लीजिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। उस विकल्प को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। सिग्नेचर से आपको कौन से शब्द ऐसे हैं जो बनाए नहीं जा सकते। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सी ऐसा है जो कि सिग्नेचर में नहीं है, बाकी आप नेचर, गेस्ट और रिज़ाइन तीनों में बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि कौन सा चित्र व्यक्ति, परिवार और समाज के संबंध को सही प्रकार से संबंधित यहाँ पे दे रहा है। मान लीजिए एक गोला हो गया समाज, समाज में कौन रहता है, परिवार भी रहता है और परिवार के अंतर्गत जो है ये व्यक्ति रहता है। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा जो है सही डिफाइन करता है, ठीक है। अगला हमारा देख लीजिए कि नीचे दी गई आकृति में यदि वृत्त ग्रामीण, यानी ये जो वृत्त है वो ग्रामीण को दर्शाता है, वर्ग जो है ये युवाओं को दर्शाता है, जो आयत है वो शिक्षितों को और जो त्रिभुज है इसमें वो ईमानदारों को दर्शाता है, तो आपको प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है।
देखिए आकृति में शिक्षा, आकृति में जो है शिक्षित, पहला बात तो शिक्षित हो गया। अब शिक्षित हमें देखना है तो शिक्षित हमने देखा है कि आयत में दर्शाता है, तो आयत में पहले ये चीज़ें हो गई, ठीक है। पहला जो ग्रामीण भी हो, अब ग्रामीण क्या होगा, देखिए कॉमन आपको फैक्टर यहाँ पे चूज़ करना है। ग्रामीण मतलब युवक, अब दोनों में कॉमन हुए, मतलब आयत भी और वर्ग में भी। चलिए ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया है, युवा भी हो। अब युवा क्या है, वर्ग, यानी आयत, वर्ग और वृत्त, तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो एक तो जो इसमें हर शब्द जो होगा, हर अंक जो होगा वो किसी वर्ग में कॉमन होगा, तो वृत्त में कॉमन नहीं होगा, और वृत्त में कॉमन होगा तो आयत में कॉमन नहीं होगा। जबकि एक ही शब्द ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है, जो कि 12 है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा इस तरीके से सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आकृति में शिक्षित ईमानदार व्यक्ति जो ग्रामीण भी हैं को दर्शाने वाली। देखिए पहले बात तो शिक्षित यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा क्या है ग्रामीण, और तीसरा जो है वो ईमानदार। तो 18 यहाँ पे शब्द देखेंगे तो यहाँ पे तीनों में है, यानी त्रिभुज में भी है, आयत में भी है और वृत्त में भी है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा देखिए जो रीजनिंग को सॉल्व करने का तरीका होता है वो बेटर माइंडसेट से आपको सॉल्व करना है, बड़े कूल माइंडसेट से सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी जो है हाइपर हुए तो डेफिनेटली जो है सही का भी गलत आप यहाँ पे करके चले आएंगे। तो बड़े कूल माइंडसेट से जाइए, डेफिनेटली बड़े आसानी से हो जाएगा। आकृति में शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति जो युवा नहीं है को दर्शाने, युवा नहीं यानी युवा को यहाँ पे छाड़ देना है, तो 16 जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 16 कैसे सही हो जाएगा, तो 16 को हम यहाँ पे फिर डिफाइन करेंगे, तो 16 यहाँ पे क्योंकि वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। युवा क्या है, वर्ग है, इसलिए इसको यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बड़े सिंपल से यहाँ पे हमने छाट दिया। अगला हमारा इसी तरीके से, आकृति में शिक्षित ग्रामीण युवा ईमानदार को दर्शाने वाली संख्या कौन सा है, ठीक है। सीधे सीधे डायरेक्टली 11 आंसर यहाँ पे पूछा गया, यानी सभी में जो है कॉमन जो है वो 11 है, ठीक है। इसलिए से हमारा 11 सही हो जाएगा। आकृति में ईमानदार युवाओं को दर्शाने वाला, ईमानदार प्लस युवा, ठीक है, ईमानदार प्लस युवा, तो यहाँ पे 9 शब्द जो है वो 2 में डिफाइन है, वर्ग और त्रिभुज में। तो ईमानदार भी है और युवा ही है, सिर्फ 2 चीज़ें। इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है 16 से 18। पहले निर्देश देख लेते हैं। सजेशन क्या दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में एक कथन दिया गया है, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके आधार पर सही निष्कर्ष चुनना है आपको। चलिए ठीक, देखिए 16 नंबर हमारा है कि सभी अध्यापक शिक्षित हैं। चलिए ठीक, कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, यानी जो एक मान लीजिए कॉलेज है जिसमें कई अध्यापक हैं, उसमें से कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, यानी कुछ पुरुष होंगे डेफिनेटली, लेकिन सभी अध्यापक क्या हैं, शिक्षित हैं। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी अध्यापक महिलाएं हैं, नहीं जी, यहाँ पे तो सिंपल दर्शाया गया है कुछ अध्यापक महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है, तो महिलाएं तो शिक्षित ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दूसरा सही होगा, फिर सिर्फ कथन जो है निष्कर्ष दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला हमारा कथन दिया गया है कि कंपनी के अधिकारी हवाई यात्रा करते हैं जबकि वह महंगी है किंतु समय बचाती हैं। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। अधिकारी कंपनी का पैसा बर्बाद करते हैं, अधिकारी समय को पैसे से अधिक महत्व देते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली दूसरा जो है यहाँ पे सही यहाँ पे परिलक्षित होता है। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। 18 नंबर हमारा है कि जातियाँ दैवीय विधान नहीं है, यानी देवों ने जातियाँ नहीं बनाई, यहाँ मनुष्यों ने जातियों का निर्माण किया है, लेकिन वे मानव संगठनों की उपज है। तो यहाँ पे क्या बताया है, जातियाँ मानव की रचना है, सही बात है। जातियाँ दैवीय रचना है, साफ साफ मना किया गया है। ऑप्शन डी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक लड़का अपने मकान से दक्षिण की ओर, एक मकान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, दक्षिण की ओर 50 सेंटीमीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब इस तरीके से आप उल्टा कर लेंगे, ठीक है। उल्टा करके आप देखेंगे तो उसका बायां जो हो जाएगा, लड़का इस तरफ खड़ा है, ठीक है, तो उसका बायां इस तरफ हो जाएगा, तो 20 मीटर हो गया। फिर क्या हो गया कि 20 मीटर जाकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और फिर वह 30 मीटर चलकर अपने घर की ओर चलने लगता है, ठीक है। 30 मीटर चलकर अपने घर की ओर चलने लगता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। इसी वजह से अगला हमारा है, यदि प्लस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर जो है वो 4 मिलेगा।
34 मिलेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इस वजह से हम इसको प्रश्न को यहाँ पे गलत ठहराते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या है तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या है। देखिए 3 क्या है, 3 के पहले अगर हम एक देखेंगे तो 2 क्या है, सम संख्या है, जबकि तुरंत बाद क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, पहले एक सम संख्या है और तुरंत बाद एक विषम संख्या है। 2 के बाद क्या है, फिर 3 आता है। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले, तो 3 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पे संख्याओं का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कितनी संख्याएं दी गई हैं। अगला दिया गया है कि इस सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है, तो पहले भ्रूण होता है, फिर बच्चा नवजात होता है, फिर शिशु होता है, फिर बालक का निर्माण होता है। इस तरीके से 4 1 3 2 देख लेते हैं। अगला हमारा है 23 कि निम्नलिखित शब्दों के सार्थक रूप को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 5 2। देखिए 3 3 4 5 1। ठीक है, तो पहले नींव डाली जाएगी, फिर क्या होगी, दीवारें बनी, फिर छत का, फिर पेंटिंग होगी। इस तरीके से भर सकते हैं। अगला हमारे तरीके से दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5 6 7 है, 4 3 4 5 है। किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करना। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 7 जो हमारा है कि आकृति जो है मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है, और उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल भी और कार्यकर्ता भी। ठीक है, तो यहाँ पे टी जो है वो मालिक भी है, दलाल भी है और कार्यकर्ता भी है। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वो सिविक्स का है। ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, इसके बाहर बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं ये चीज़ें नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मॉडल पेपर है, पिछले साल पूछे गए हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है। पहला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, तो उस राज्य का जो है संचालन होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य का अपना संविधान है, जम्मू कश्मीर का था, अब नहीं है। हमारा राष्ट्रीय ज्ञान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में दिसंबर 27 1911 में। अगला हमारा है 5वां नंबर कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है, धर्मचक्र की। ठीक है, 24 तीलियाँ होती हैं जिसमें आधा झुके राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय शोक। ठीक है, जब भी राष्ट्रीय शोक होता है तो ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंग्ल भारतीयों के। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को चुना जाता है, 2 आंग्ल भारतीय। देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं जो कि सामाजिक कार्य में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कला क्षेत्र में जो है अव्वल होते हैं। तो राष्ट्रपति की जो है वो मनस्थिति पर डिपेंड करता है, तो 12 जो है व्यक्ति चुनता है राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को चुनता है राष्ट्रपति। अगला हमारा है 10 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है, और जिसमें से 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो है 25 वर्ष लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए बनने के लिए 30 वर्ष, और अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष, अगर आपको गाँव का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, अगर आपको वोटिंग का अधिकार देना है तो 18 वर्ष, अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष। ठीक
ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो कि बार बार हर साल पूछे जाते हैं, इन्हीं से घटा बढ़ाकर पूछे जाते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन माध्यम से 1989 में जो है जो वोटिंग का अधिकार था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या जो है वो 12 होती है, अभी हमने डिस्कशन भी किया है। अगला है हमारा कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, तो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। और भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। प्रस्तावना से संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। और संसद को निम्नलिखित में से किस एक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। देखिए संसद को महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तीनों को जो है पद से हटा सकता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पे नहीं हटा सकता संसद, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता ही होगा। तो वर्तमान समय अगर पूछा जाता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन या उसके बहुमत वाले दल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो भारत में क्या अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ही अपनाई गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग कितने थे, ठीक है, तो वो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है, 25 से 26, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो 80B के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 80B 80 का। भारत में वर्तमान में भारत के कितने राज्यों को विधान परिषद कार्यरत है, तो 6 राज्यों में। 25 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, अनुच्छेद 352। 3 ही अनुच्छेद है जो कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल को ध्यान रखना है, 352, 356 और 360, ठीक है। 356, 360 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला हमारा है भूगोल का। भूगोल का हम देख लेते हैं, भूगोल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक, यानी ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऋतु प्रवास एक महत्वपूर्ण अंग है। जल के जमने और पिघलने से चट्टानों का टूटना किस प्रकार का ऋतु पक्ष है, तो जल के जमने और पिघलने से चट्टानों का टूटना किस प्रकार का पक्ष है, ये भौतिक तरीके से है, ठीक है, ये भौतिक प्रक्रिया है। भारत का प्रथम उच्च तकनीकी समुद्र पत्तन कहाँ पे है, तो नौवा शेवा में। नदी की लंबवत परिच्छेदिका में प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है मुहावने के समीप, ठीक है। अगला हमारा है निम्नांकित में से जो वायु राशि सबसे अधिक अस्थिर है वह क्या है, MTK। वायुमंडल में कार्यरत क्षैतिज बलों में निम्नांकित में से कौन सा बल सम्मिलित नहीं है, भूव्यावर्ती बल। अगला हमारा 7वां नंबर है कि जब मानचित्र के विभिन्न तथ्यों को विचित्र रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उस मानचित्र को क्या कहते हैं, क्रोमैटिक मानचित्र। अगला हमारा 8वां नंबर है कि निम्नांकित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। देखिए एजोइक, सीनोजोइक और फेरेनोजोइक ये तीनों जो हैं वो दक्षिण भारत से भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित है, जबकि पेलियोजोइक ये संबंधित नहीं है दक्षिण की तरफ से। अगला हमारा है निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाटी के संबंधित है, तो पालकोंडा जो है ये जो है पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। टर्सरी युग की चट्टानों से माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों से भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में बागाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला हमारा 12 नंबर है कि डियोगो गार्सिया निम्नांकित में से किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में।
13 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भूगर्भिक संरचना से संबंधित नहीं है। देखिए, चट्टानों के प्रकार, चट्टानी संस्तरों का विरूपण, चट्टानों में विभंजन, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट जो यहाँ पे है ये भूगर्भिक संरचना से अलग है। ठीक है, अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस विलोम स्थलाकृति का उदाहरण है। तो विलोम स्थलाकृति का उदाहरण जो है वो अपतन घाटी है। ठीक है, अपनत घाटी। 15 नंबर है निम्नलिखित में से किन जलवायु क्षेत्रों में अपतटीय क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो उपोष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्ण शुष्क। ये काफ़ी जो है यहाँ पे मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही कम चांसेस होते हैं। भारत से संबंधित कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको नॉर्मल जीके जीएस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ ये वाला सेगमेंट दिया गया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा इसको। आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं 5-10 आंसर। इसकी बजाय हम यहाँ पे अर्थशास्त्र को यहाँ पे ले लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रश्न हमारा है कि 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हित लाभ के लिए कुछ आवश्यक सेवाएं संचालित करना। तीसरी दुनिया शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है। तो विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देशों के रूप के लिए जो है तीसरी दुनिया का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला हमारा है कि मानव कल्याण के संबंध में परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री को क्या कहते हैं, क्या नाम था। मार्शल था। ख्याति खाते की प्रकृति होती है वास्तविक खाता। ठीक है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। गेहूं के साथ में मिलाकर सरसों की खेती भी की जाती है, आपने देखा भी होगा अपने अगर गांव के हैं तो। देनदार के संग्रह से जो है चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। तो आप अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित कुछ चीज़ें आपको पता होंगी तो सेबी शेयर मार्केट जो है ये संचालित करता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत BSE और NSE आता है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें शेयरों की खरीदरी व बिक्री होती है। उत्पाद शुल्क व टैक्स है जो लगाया जाता है सामान के उत्पादन पर। ठीक है, उत्पाद शुल्क जो प्रोडक्शन टैक्स होता है वो किस पर लगाया जाता है। सामान के उत्पादन पर। वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा ग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है। कॉल मनी। अगला हमारा है बिस्कुट, दवाइयाँ, कार, स्कूटर, जहाज बनाने वाली कंपनी बनाती हैं समूह लागत पद्धति को। पद MICR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चेकों में। ठीक है, चेकों में जो होता है MICR लिखा रहता है। ठीक है, तो वो वैलिडेशन क्या होता है, वो कोड होता है जो कि पहचानता है कि बैंक किस बैंक का है। ठीक है, किस व्यक्ति का है चेक, उस कोड से आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। ठीक है, ये की टर्म्स है इकॉनमी का। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको ध्यान रखना है वो वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक धन खर्च करता है कच्चा पेट्रोलियम, जो कि अरब देशों से जो है जो हमारा देश है वो आयात करता है। इस पर सबसे ज़्यादा जो है टैक्स लगता है, खर्च होता है। किस प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाकर किया जा सकता है। वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर कर लगाकर अधिक राजस्व जा सकता है। फौजदार। 16 नंबर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार कर नहीं है। भू राजस्व कर जो है वो भारत सरकार का कर नहीं है। अगला है काला धन जो है वो बेहिसाब धन है। और 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव चालू अनुपात पर नहीं पड़ेगा। तो माल का उधार क्रम से। ये कुछ की टर्म्स होते हैं जो कि डेफिनेटली अगर आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 2-4 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सभी जो है इजी टर्म्स के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। इस तरीके से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल होती हैं। एडम स्मिथ को। साझेदारों को चालू खातों का डेबिट शेड्स दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में। इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अंग्रेजी वाले से तो ज़्यादा सॉल्व रहेगा। ठीक है, क्योंकि इकॉनमी के प्रश्न अगर आप इंग्लिश के द्वारा अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ हिंदी में कुछ ऐसे क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे समझ नहीं सकते उस चीज़ों को। जैसे इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। मुंबई में। ठीक है, BSE भी और NSE भी दोनों जो है वो मुंबई में स्थित हैं। किस अर्थशास्त्री द्वारा धन संबंधी परिभाषा प्रतिपादित नहीं की गई थी। कैनन के द्वारा। बाकी एडम स्मिथ, JS मिल और JBC ये तीनों जो है धन संबंधी परिभाषा दिए हैं।
आंकड़ों के स्रोत हैं प्राथमिक व द्वितीयक दोनों। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1991 में। और 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला हमारा देख लेते हैं इतिहास के। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, पिछले साल पूछे भी गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी यहाँ पर डेफिनेटली है। कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। और पांचवा प्रश्न अगर हम देखें तो भारत में 1600 ईस्वी को इसको चिन्हित किया जाता है। तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 6 नंबर हमारा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। शेरे पंजाब नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है? विजय घाट। ठीक है। और रूलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रूलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। 11 नंबर है कि गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। दसवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? अकबर के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी भाषा में। इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है। 16 नंबर हमारा है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो बाबर थे। ठीक है। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम सिक्का जो है वो ढाला गया था। प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था? कुंवर सिंह को। बाकी तात्या टोपे और मंगल पांडे, नाना साहब तीनों बंदी बना लिए गए थे। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में लोकहितवादी किसको कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो हॉकिंस जो था वो इंग्लैंड के शासन जेम्स प्रथम का हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। किस लिए आया था? वो व्यापार के जो है स्वतंत्र आवागमन या फिर स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए यहाँ पे आज्ञा पत्र लेके आया था, आज्ञा पत्र लेने आया था। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी जो थे वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। इस तरीके से हमारे ये प्रश्न आज जो है आज का समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है। फीडबैक जरूर दिया कीजिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो के जो है अंत में जो है लास्ट में जो है आप देख सकते हैं जो भी आपका डाउट क्लियर सेशन है। ठीक है। उसको हमने पिछले साल की वीडियो में जो है क्लियर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।